आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathon Go for the win. The most result producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathon Go बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. Hello everyone, welcome to the top PYQ session of 3D Geometry, and in this session we are going to cover the top questions from JEE Main 2022. अब वैसे तो हमारी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है, सफिशिएंट रिवीजन हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ 2024 एंड 2023 सेशंस, और मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर पे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते नहीं है, बड़े लिमिटेड पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो उन सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की भी ऑलमोस्ट हमारी प्रैक्टिस हो गई है 24 के थ्रू और 23 के थ्रू। बट कोई बात नहीं, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वेटेज ज्यादा है इसकी जेई मेन में, तो एक रिवीजन का राउंड हमारा और हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 2022 क्वेश्चंस। और आप नोटिस करोगे कि मोस्टली क्वेश्चंस तो आपको सिमिलर टाइप के देखने को मिलेंगे जो 23 में और 24 में थे, बट फिर भी 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे, और उसमें कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिल जाएगा, दैट आई कैन गारंटी यू, राइट। तो नया कुछ सीखने को मिलेगा और पुराने जो स्टैंडर्ड कंसेप्ट्स हैं उनकी हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। डन, तो स्टार्ट करा जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट रीड करो, सोल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन को रीड करते ही ना आपके दिमाग में एक मैप बन जाना चाहिए कि सर ये वाले मैं स्टेप्स फॉलो करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। लेट अस सी। लेट Q एंड R आर द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, एक लाइन दे दी, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स दे दिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ √26 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इस पॉइंट से इतने यूनिट की दूरी पे है। देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR ट्राइंगल का एरिया पूछा गया, राइट। अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2024 में भी आया था, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सिमिलर थी यहां तक, बस लास्ट में क्या पूछा गया था, PQR ट्राइंगल का सेंट्रोइड पूछा गया था, इसमें एरिया पूछा गया, एक ही बात है, कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं है। यस, तो करते हैं, हो जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। क्या सिचुएशन है, डायग्राम बना के देखते हैं एक बार। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है Q एंड R, एक तीसरा पॉइंट है P, लेट अस से यहां पे कहीं पे होगा। कंडीशन क्या है कि भाई P से Q और R के जो डिस्टेंसेस हैं वो हमें दे रखी है, दोनों सेम ही है, √26। यस, सो दीज डिस्टेंसेस आर दिस, और हमें फाइंड करना है इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो देख के बता दो कहां से स्टार्ट करा जाए क्वेश्चन, क्या आइडिया लग रहा है। पहला थॉट तो क्या आएगा कि सर अगर सेंट्रोइड पूछा जाए या एरिया पूछा जाए, पहला काम तो क्या करना पड़ेगा ना, तीनों के तीनों वर्टिसेस चाहिए होंगे मुझे। P तो पता ही है, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R, तो टारगेट हमारा फिक्स हो गया कि Q और R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। अब सोच के बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट अस से Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे, क्या आइडिया लग रहा है कि सर डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, पक्की बात है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करूं तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिर से मुझे चाहिए होंगे, तो कहां से आएंगे Q के कोऑर्डिनेट्स, पता है हमें कि सर Q पॉइंट क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो जब भी एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स तो मैं लैम्डा की टर्म्स में या म्यू की टर्म्स में लिख सकता हूं। तो क्या करूंगा मैं, इसको इक्वल टू लैम्डा मान लूंगा। तो देखो Q के कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के आ गए, लैम्डा की टर्म्स में। सो ये लिख दिया हमने। ये ऐसा कंसेप्ट है जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज हो जाता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर लाइन हमेशा लैम्डा की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो पता चल गया कि सर Q के कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के है ना, मैं P के साथ इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सही बात है, Q के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। R के कैसे आएंगे, सिमिलर अप्रोच, R के लिए भी सेम काम करेंगे, लैम्डा की टर्म्स में या म्यू की टर्म्स में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। बट मुझे ये पता चल रहा है कि दोनों के लिए ना सारी कंडीशन सेम ही है, डिस्टेंस भी सेम है, लाइन भी सेम है, तो मुझे दो बार कैलकुलेशन करने की नहीं जरूरत है, मैं एक ही बार कैलकुलेशन करूंगा। अगर मैं PQ के लिए सोल्व कर लूं तो काफी ज्यादा चांसेस है वहीं से मुझे लैम्डा की दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, एक लैम्डा की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग Q आ जाएगा, दूसरे के कोरस्पोंडिंग R आ जाएगा। यस, तो ये भी बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है। काफी चैप्टर्स में ऐसा होगा कि दो चीजों के बारे में ना एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो 2 बार कैलकुलेशन मत किया करो, एक चीज के लिए कैलकुलेशन कर लिया करो, दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा, राइट।
तो ठीक है कर लेते हैं, अब तो कैलकुलेशन बची है, समझ में आ गया हमें। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो पी क्यू वाले डिस्टेंस का स्क्वायर इज 26, लगा दो। पी ये क्यू ये क्या बनेगा ये, सो 2 लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करना, जैसी 3D का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या बनेगा 4 लैम्डा स्क्वायर 9, 13 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 17 लैम्डा स्क्वायर आ गया। लैम्डा वाली टर्म्स भी देख लेते हैं, 20 24 44 हो गया, और ये 24 68, सो माइनस 68 लैम्डा। अच्छा 17 का मल्टीपल आ गया ये तो। कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, 25 16 41 41 प्लस 10 51। हाँ जी थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे 17 के मल्टीपल है, तो 17 से डिवाइड कर देता हूं मैं। चेक करो कोई अच्छी इक्वेशन आ गई क्या। हाँ जी फैक्टर्स बन रहे हैं, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बन गई बात। लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू रखेंगे एक पॉइंट आ जाएगा, दूसरी वैल्यू रखेंगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, हो जाएगा अब तो सॉल्व। यस कर दो, लैम्डा को 1 रखो तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे चेक करो। सो 1 1 3 राइट, और लैम्डा को 3 रख के देखो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, आर बोल देते हैं इसको। सो आर के कोऑर्डिनेट्स 5 7 एंड 7, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। सो क्यू पता चल गया, आर पता चल गया, मुझे क्या चाहिए था, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए था। बता दो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, याद करो कि सर एरिया इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लो ये एक वेक्टर है ए बी साइड के अलोंग, ये दूसरा वेक्टर है ए सी साइड के अलोंग, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। तो बस हो जाएगा फिर तो। सो फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई भी दो वेक्टर्स बना लो अपनी मर्जी के। सो पी क्यू क्रॉस पी आर ये बना लिए सपोज मैंने, आ जाएगा सब कुछ। पी क्यू वाला वेक्टर फाइंड कर सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखते जाना बस। पी क्यू इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, -3 -1 -4। और पी आर वाला वेक्टर देखो क्या आएगा, अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सो 1 5 एंड 0, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने, जल्दी से कर लो। देखो अगर एग्जाम में मैं कैलकुलेशन करता हूं ना, तो मेरा दिमाग कैसे काम करता है कि सर तीनों में नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर्स में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो मैं ना नेगेटिव हटा दूंगा सब में, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैग्नीट्यूड ही लेना है मुझे, तो मैं तो नेगेटिव वाला साइन ड्रॉप करके कैलकुलेशन करूंगा। बाकी जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो, मैंने आपको अपना तरीका बताया। आई वाला कॉम्पोनेंट देखो क्या आ गया -20, जे वाला कॉम्पोनेंट 4, और के वाला कॉम्पोनेंट इज 14, ऐसा कुछ आ गया। बस वेक्टर पता चल गया, मैग्नीट्यूड लेके उसका हाफ कर देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया कमिंग आउट, 1/2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड कितना, 400 प्लस 16 प्लस 196। और क्या पूछा गया था, स्क्वायर पूछा गया था एरिया का, तो स्क्वायर कर दो। यस, सो एरिया का स्क्वायर 1/4 हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो कितना आ रहा है 596, 612 आ रहा है शायद, ये 153 इज द आंसर। यस, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, दो कंसेप्ट का यूज हो गया। एक तो कि भाई पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है उसके कोऑर्डिनेट्स में लैम्डा के टर्म्स में लूंगा, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज हो गया। राइट, डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टू लाइंस L1 एंड L2, दो लाइंस हैं सिमेट्रिक फॉर्म में है। अच्छा, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, कर लूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। द लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन आ गई, मतलब क्या करना पड़ेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। बड़े काम की चीज है ये। जैसे 2D ज्योमेट्री में होता था ना कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 करते थे, वैसे 3D में हमेशा यही काम करा जाएगा। देन एन एंगल बिटवीन द लाइंस L2 एंड L3 इज, पहले इसको परपेंडिकुलर करने, उसके बाद L2 और L3 के बीच का एंगल फाइंड करने। और मुझे पता है जब भी दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना हो क्या करने, उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर देते हैं कि भाई L2 के डायरेक्शन वेक्टर मुझे यहां से मिल जाएगा,
डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से, और L3 का डायरेक्शन वेक्टर ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है हमें, और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना हमें आता है। तो अगेन इजी क्वेश्चन है, सोल्व हो जाएगा। दो कंडीशंस है, दोनों यूज करनी आती है हमें, कर दो। पहला काम क्या करते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो लाइन 1 की इक्वेशन देखो कैसे आएगी, है आइडिया कैसे लिखा जाएगा सिमेट्रिक फॉर्म में? लैम्डा से इक्वेट करके लिखेंगे हमेशा। चेक करो एक बार, जैसे ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, इसको अगर मैं इक्वल टू लैम्डा लिखूं तो z इक्वल टू 2 का क्या करा जाता है हमेशा, z माइनस 2 बराबर 0, ऐसे लिखेंगे इसको। 0 को लिखेंगे 0 इंटू लैम्डा, तो यहां से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू ना ये आ जाती है। यस, तो लैम्डा इसके भी बराबर है दोनों के, और इसके भी बराबर है, तीनों को इक्वेट कर देंगे तो यहां से मेरे पास लाइन 1 की इक्वेशन आएगी सिमेट्रिक फॉर्म में। ये चीज याद रखना कि कन्वर्जन कैसे करनी है सिमेट्रिक फॉर्म में, पता होना चाहिए मुझे। L1 की इक्वेशन आ गई, L2 की इक्वेशन ऑलरेडी सिमेट्रिक फॉर्म में है, बट एक काम करना पड़ेगा, यहां से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, y का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल टू z प्लस 5/2। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बट फिर भी इसमें गलती कहां पे होती है ना, कि सर जब मैं ये कंडीशन लगाता हूं A1 A2 वाली, तो मैं डायरेक्टली लगा देता हूं इसकी डायरेक्शन रेशियोज 1 अल्फा और 2 लेके। अगर तुमने ये छोटा सा काम नहीं करा 2 से डिवाइड करने वाला, तुम्हारा क्वेश्चन उसी स्टेप पे गलत हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो जितनी भी लाइंस आपको गिवन है। यस, तो बस ठीक है, अब तो हो जाएगा। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा देते हैं। सो वी हैव A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, लेट अस सी। सो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू अल्फा बाई 2 प्लस 0। अल्फा की वैल्यू तो 3 आ गई, बड़ा इजीली पता चल गया ये तो, ठीक बात है। अब उसके बाद एंगल फाइंड करना था L2 और L3 के बीच में, तो ये L2 की इक्वेशन है, L3 की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। सो L3 की इक्वेशन भी सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो ध्यान से, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, 2 से डिवाइड करवाया, ये आ गया, और दिस ये L3 है। So now we need the angle between the lines L2 and L3। क्या सीखा था हमने कि सर इनके जो डायरेक्शन रेशियोज वाले वेक्टर्स है ना, उनके बीच के एंगल फाइंड करूंगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर कौन सा आ जाएगा, L2 वाला, इसको मैं A वेक्टर बोल देता हूं। तो A वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 1 अल्फा बाई 2 एंड 2, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। और इसका डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर कौन सा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -3 -2 एंड 4। ये दो वेक्टर्स है, इनके बीच का एंगल चाहिए। रिजल्ट हमें पता है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना हो हमेशा ये काम करा जाता है। यस, कर दो जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी डॉट मल्टीप्लीकेशन, -3 प्लस 8 ऐसा कुछ आया। ए का मैग्नीट्यूड कितना, 1 प्लस 4 5 प्लस 9/4। बी का मैग्नीट्यूड कितना, 16 25 29 ऐसा कुछ आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करते जाओ, कितना बना, ऊपर 2 बन गया, नीचे कितना बन रहा है 29, √29, ये भी √29, 29/2 बन गया शायद ये। सो दिस इज 4/29। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/29। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है सर। अच्छा, सीकेंट इनवर्स में है ना, ठीक है, बढ़िया बात है, हो गया फिर तो। सो अगर cos थीटा की वैल्यू 4/29 है, दैट मीन सीकेंट थीटा की वैल्यू 29/4 आ जाएगी। सो थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 29/4। ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट, राइट। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। एक दो चीजों का जो ध्यान रखना था कि भाई सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, उसके बाद ही जो भी रिजल्ट लगाने तभी लगाया जाएगा। तो इसमें एक तो ये कंडीशन का यूज हो गया, ये कंसेप्ट यूज हो गया, और एंगल बिटवीन द टू लाइंस का कंसेप्ट यूज हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू दिस। फाइन, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। लेट P एंड Q बी द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस PRQS। रोम्बस आ गया। देखो रोम्बस को देख के दिमाग में पहला थॉट क्या आता है हमेशा, कि सर चारों साइड्स बराबर होंगी, सही बात है वो तो, और डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर होंगी। तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जब भी तुम्हें रोम्बस वर्ड का यूज करा गया होगा ना, हमेशा डायगोनल्स के परपेंडिकुलर वाली कंडीशन का यूज करने के लिए बोला जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। ठीक है, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायगोनल आर एस आर गिवन वेयर बोथ अल्फा एंड आर इंटीजर्स,
इंटीजर्स दे दिया, कहीं ना कहीं इसका रोल आएगा, पता है मुझे, ऑफ मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं कुछ भी आइडिया लग रहा है, एक डायग्राम बना के देखते हैं। तो रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है ना, मैंने तो ये बना दिया पी आर क्यू एस। ठीक बात है, क्या कुछ गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, थोड़े अजीब से, कोई बात नहीं, चलो। और क्या कुछ गिवन है देखते हैं। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायगोनल आर एस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, सो दीज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन एज अल्फा -1 एंड बीटा, और पूछा गया है अल्फा और बीटा की वैल्यूज पूछी गई है। तो देख के बताओ, बड़ी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन लग रही है। रोम्बस है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स है, आर एस के डायरेक्शन रेशियोज है। सोच के बता दो हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, कैसे यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को। क्या आइडिया लग रहा है कि सर अगर मैं उसी डायरेक्शन में सोचूं ना कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां से एक हिंट तो मिल रहा है मुझे ऑलरेडी कि अगर मैं पी क्यू वाला डायगोनल भी ज्वाइन कर दूं, ये एंगल 90 डिग्री है। और क्या सीखा था, जब भी दो लाइंस के परपेंडिकुलर की बात आएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 यूज करने की ट्राई करेंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है मुझे, और पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज तो मैं फाइंड कर ही लूंगा सर, सेकंड माइनस फर्स्ट करके। तो लग गया थोड़ा सा आइडिया, पी क्यू के फाइंड करेंगे, आर एस के मेरे पास सही है, a1 a2 वाली कंडीशन लगा देंगे। यस, तो इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, आगे देखा जाएगा क्या होगा। सो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज, दिस माइनस दिस कितना बनेगा, चेक करते जाना। कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है, फ्रैक्शन चल रही है। सो 34 कितना बन गया, 90 बन गया शायद ये। दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, 60 बन गया। देन दिस -1 करेंगे तो 111 94 ऐसा बन गया शायद ये। अब एक मजे की चीज क्या हो गई ना कि सर हम तो डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन रेशियोज में तो मेरे पास फ्रीडम होती है कि मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं, यूनिक तो होते नहीं है डायरेक्शन रेशियोज। तो एक काम करते हैं, 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो चीज मुझे स्टार्टिंग से परेशान कर रही थी वो तो खत्म हो गई है कम से कम, ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज। यस, अब लगा दो कंडीशन। सो द कंडीशन इज दिस, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0। कर दो वैल्यूज पुट। यस, दिस एंड दिस, सो 90 अल्फा -60 प्लस 94 बीटा। थोड़ी सी अजीब सी इक्वेशन है, 2 से डिवाइड कर पाएंगे ना, ठीक है 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 45 अल्फा प्लस 47 बीटा -30 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा में इक्वेशन आ चुकी है। हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज चाहिए थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। अब एक चीज दिमाग में आ सकती है कि सर अल्फा बीटा में ना एक ही इक्वेशन आई है मेरे पास, अभी एक इक्वेशन मुझे और बनानी पड़ेगी, तब जाके दो इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करके अल्फा बीटा आएगा। तो क्या लग रहा है कहीं और से सेकंड इक्वेशन क्रिएट करी जा सकती है क्या? नहीं सर, और तो कहीं से नहीं होगी, सारी इंफॉर्मेशन तो यूज कर ली मैंने। तो देखो याद रखा करो, ऐसी सिचुएशन ना काफी बार आती है कि इक्वेशन एक ही है बट वेरिएबल दो है। तो हमेशा तुम्हें कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी होगी इस इक्वेशन से दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए, और कंडीशन क्या है, ये रही कंडीशन कि भाई अल्फा और बीटा दोनों इंटीजर्स है। तो इसकी हेल्प लूंगा मैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी कि भाई इंटीजर दे रखे हैं, नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो इट इज पॉसिबल टू फाइंड मल्टीपल वेरिएबल्स फ्रॉम द सिंगल इक्वेशन ओनली। अब कैसे करने, देखो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि सर कुछ नहीं दिमाग लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल लगाना शुरू कर दूंगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब कि अल्फा की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, पहले 0 रख दिया, 1 रख दिया, -1 2 -2 इस तरीके से। होना तो इंटीजर ही है, 0 से स्टार्ट कर लेंगे, पुट करते जाएंगे। एक तो ये तरीका है, बट ये ना बिल्कुल भी रिकमेंडेड तरीका नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए आपको सोल्व करने में, तो ये तो मैं नहीं करूंगा। थोड़ा तो स्मार्ट तरीका यूज करेंगे। स्मार्ट तरीका क्या होता है कि एक वेरिएबल को हमेशा दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया करो। जैसे अगर सपोज मैं अल्फा को बीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहूं, क्या बनेगा चेक करो। सो अल्फा इज इक्वल टू 30 - 47 बीटा अपॉन 45। सो चाहे तो अल्फा को बीटा की टर्म्स में कर लो, चाहे बीटा को अल्फा की टर्म्स में, ये कर लिया। अब मेरे लिए देखना थोड़ा सा इजी है कि अगर मैं बीटा की कुछ वैल्यूज पुट करूंगा, अल्फा की क्या वैल्यू आएगी। बट अगेन अब भी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। कुछ लोग इस वाली स्टेज के बाद भी जाके क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल का यूज करेंगे, बट वो तो एक ही बात है
कोई ज़्यादा सेंस नहीं है उसका, बड़ा टाइम लगेगा इस पर। तो मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा इसको बैठ के। कैसे, देखना ध्यान से। नीचे मेरे पास है 45, यहाँ पे है 47 बीटा, दोनों में कुछ कुछ रिलेशन नजर आ रहे हैं, मिलते जुलते से नंबर्स हैं, पास पास के नंबर्स हैं। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, 47 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 45 बीटा माइनस 2 बीटा ऐसे, या फिर उल्टा करके लिख दो। सो 30 माइनस 2 बीटा माइनस 45 बीटा अपॉन 45, ऐसे कर दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में करते थे ना रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में, वैसा वैसा ही है कुछ कुछ। तो इससे फायदा क्या होगा कि अब ये तो 45 कैंसिल आउट हो गया, बीटा बचा। अब सिचुएशन क्या चल रही है देखो ध्यान से, कि अल्फा इज इक्वल टू 30 माइनस 2 बीटा अपॉन 45 माइनस बीटा। नाउ द सिचुएशन इज कि सर अल्फा तो इंटीजर है, बीटा भी इंटीजर है, दैट मीन्स ये पूरी चीज भी तो इंटीजर होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, पहले हम इसको इंटीजर बनाना चाह रहे थे, अब सिर्फ इसको इंटीजर बनाना है, 30 माइनस 2 बीटा बाई 45 को। तो यहां पे देखते हैं अब सोच के बताओ इसको कैसे इंटीजर बनाओगे। अब कर देते हैं सर हिट एंड ट्रायल, अब मेरा काम आसान हो गया, नंबर छोटे हो गए। नाउ आई कैन यूज द हिट एंड ट्रायल, बट अगेन एक तरीका कि बिना दिमाग लगाए हिट एंड ट्रायल का यूज करें, दूसरा तरीका क्या कि मैं कैसे सोचूंगा ना कि अगर डिनोमिनेटर में 45 है, ऊपर मुझे 45 के मल्टीपल चाहिए होंगे, दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 45, ऐसे सोचते हैं, तभी तो इंटीजर आएगा रिजल्ट में। और मल्टीपल ऑफ 45 का मतलब कैसे नंबर्स होने चाहिए, 0 प्लस 45 माइनस 45 प्लस 90 माइनस 90, ऐसे चलेंगे ना, तो ऐसे सोल्व करा जाएगा इसको। तो केसेस बन गए मेरे पास कि या तो 30 माइनस 2 बीटा की वैल्यू 0 होगी, या 45 होगी, या माइनस 45 एंड सो ऑन। तो यहां से कर लेते हैं। सो केस 1 बना लिया हमने कि 30 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा की वैल्यू आ गई है मेरे पास यहां से ऑलरेडी इंटीजर वाली। यस तो क्या पता यही आंसर हो जाए सर, पहले केस में आंसर मिल जाए। बीटा की वैल्यू अगर 15 आ गई, चेक करो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरा तो 0 बन गया, अल्फा की वैल्यू माइनस 15 आ गई, तो ये आंसर आ गया मेरे पास। बढ़िया बात है, अल्फा भी इंटीजर आ गया, बीटा भी इंटीजर आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है, एक कंडीशन और भी थी मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज की, कि भाई उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो मिनिमम होनी चाहिए। अब उसकी तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि ये मिनिमम वैल्यूज होंगी कि नहीं, तो कोई दूसरा केस भी ट्राई करके देखते हैं एक बार, ध्यान देना। केस 2 ले लिया मैंने कि अगर 30 माइनस 2 बीटा की वैल्यू 45 है सपोज, ये पॉसिबल है क्या, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बीटा इंटीजर ही नहीं आएगा इसमें, तो माइनस 45 भी नहीं पॉसिबल है। 90 करके देखें, 30 माइनस 2 बीटा को 90 ले लिया सपोज मैंने, सो 2 बीटा की वैल्यू माइनस 60, बीटा माइनस 30 आ गया। तो इसमें तो वैल्यू ज्यादा हो गई ना, इसका मैग्नीट्यूड तो ज्यादा हो गया, पहले 15 था अब 30 हो गया, तो आइडिया लगना स्टार्ट हो गया कि सर जो बाकी केसेस आएंगे ना उनमें तो मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। सो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज वाली कंडीशन तो यही होंगी। बस हो गया काम हमारा, अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई। क्या पूछा गया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना, 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 225 इंटू 2 450 वुड बी द आंसर। यस तो बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। कंसेप्ट तो बड़ा बेसिक से यूज हुआ है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा दी मैंने। बट उसके बाद का काम काफी इंटरेस्टिंग था, इसमें कई लोग स्टक हो जाते हैं, तो ध्यान रखना, थोड़ा स्मार्ट तरीके से प्रोसीड करेंगे, कम टाइम में सोल्व हो जाएगा, नहीं तो सोल्व तो हो ही जाएगा तब भी। यस ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू स्ट्रेट लाइंस whose direction cosines are given by the relations this and this। अब ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है, काफी बार पूछ लिया जाता है, बट 23 में नहीं आया था, 24 में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, तो दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू क्वेश्चन जो हमें सीखने को मिल सकता है। यस तो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, आर पैरेलल, अच्छा दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक बात है। तो एक बार दोबारा से पढ़ के देखो स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहे हैं, कि भाई दो स्ट्रेट लाइंस है, उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब काफी बार तो क्या होता है क्वेश्चंस में कि मुझे दो इक्वेशंस दे रखी होती है डायरेक्शन कोसाइंस वाली, और पूछा गया होता है कि दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करो। इसमें इसने दे रखा है मुझे कि भाई दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, मतलब एंगल दोनों के बीच का 0 होगा, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ कैसे करें। क्वेश्चन का मतलब क्लियर है, जब ये बोल रहे हैं ना टू स्ट्रेट लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन,
इसका मतलब कि इनको सोल्व करके, इन इक्वेशंस को सोल्व करके जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, दो सेट आएंगे हमेशा, L1 M1 N1, L2 M2 N2। पहले जो डायरेक्शन कोसाइन है वो लाइन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे लाइन नंबर 2 को। तो इन दो लाइंस की बात कर रहे होते हैं। कई बार ये नहीं समझ में आता हमें कि सर कौन सी दो लाइंस की बात चल रही है। तो ऐसी दो लाइंस की बात चल रही है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस कहां से आएंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आएंगे, राइट। और मुझे क्या पता है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होगा, बता दो मुझे। डायरेक्शन कोसाइंस तो सेम हो जाएंगे सर, यस और नो। पैरेलल लाइंस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस सेम होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए मुझे। तो इसमें तो क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन की बात चल रही है तो सेम कर देंगे, राइट। ठीक बात है। अब सोच के बताओ क्या करें, हाउ टू अप्लाई दिस कंडीशन कि इसके और इसके डायरेक्शन रेशियोज दोनों सेम है, डायरेक्शन कोसाइंस दोनों सेम है। तो क्या करा जाता है ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा देखना ध्यान से, दो इक्वेशंस है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और तीसरी इक्वेशन ना हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो हमेशा सेटिस्फाई होता ही है ना, पता है हमें। तो तीन इक्वेशंस है, दो इक्वेशन आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगी, तीसरी मेरे पास हमेशा होती है। हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्विंग करनी है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L, M एंड N, ये काम करना होता है। बट इसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। देखो मेथड 1 क्या होता है कि भाई सोल्व फॉर L, M, N, कि तीनों की वैल्यूज फाइंड करूंगा मैं बैठ के। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सोल्व कर लेंगे। बट इसमें मुझे पता है कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी क्योंकि तीन इक्वेशन सोल्व करनी पड़ रही है। दूसरा मेथड क्या होता है ना, अदर मेथड वुड बी कि सोल्व ईच वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ 1, कि तीनों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, एक की टर्म्स में फाइंड कर लो तो भी बात बन जाएगी। तो मैं हमेशा ट्राई तो यही करूंगा कि मेथड 2 से काम चल जाए मेरा, तीनों के तीनों वेरिएबल ना सोल्व करने पड़े मुझे। यस, तो यहां से करने की ट्राई करते हैं यूजिंग द मेथड नंबर 2। तो देख के बताओ, कोई भी दो इक्वेशन लेके स्टार्ट कर लो, तीन इक्वेशन की नहीं जरूरत है मुझे। तो मान लो अगर मैं ये दो इक्वेशन लेके स्टार्ट करना चाह रहा हूं, लेट अस से। अब देखो कैसे प्रोसीड करें, कुछ हिंट मिल रहा है क्या? चाहिए हमें सी चाहिए अल्टीमेटली। कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक काम करूंगा कि सर वेरिएबल कम कर लेते हैं। अभी करंटली तीन तीन वेरिएबल चल रहे हैं, मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर देते हैं, एक वेरिएबल कम हो जाएगा हमारा। तो क्या करें, यहां पे m स्क्वायर है ना, तो इससे मैं m की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा n माइनस एल, इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो लेट अस ट्राई दिस थिंग। सो 3l स्क्वायर प्लस n माइनस एल का स्क्वायर प्लस सी एन एल इज इक्वल टू 0, ये सिचुएशन है। सो क्या बना, ऐसा कुछ बन गया। कुछ सेंस बन रहा है इसका, लग रहा है कुछ फायदा होगा इससे। एक काम करो, चलो 4l स्क्वायर, l में क्वाड्रेटिक बन गई काइंड ऑफ, l में बोल लो या n में बोल लो एक ही बात है। सो l में एज अ क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं इसको, ये सिचुएशन है। यहां तक तो आ गई, इसके बाद बताओ क्या होगा। अब इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाएगी हमें कि तीन तीन वेरिएबल आ गए सर एक इक्वेशन में, l भी आ गया, n भी आ गया, c भी आ गया। बट हमारा टारगेट याद रखो, टारगेट क्या था, l, m, n को, तीनों वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा ना, पहले तो इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। l प्रेजेंट है, n प्रेजेंट है। सो लेट मी डू वन थिंग, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने, देखो क्या होगा उससे, l बाय n में क्वाड्रेटिक बन जाएगी फिर तो नहीं, ये चीज बन गई है। तो एक वेरिएबल तो कम हो गया मेरा। तो अब अगर मैं l बाय n को t पुट कर दूं, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन t। Yes, so the equation that we have now is 4t square plus c minus 2 times t plus 1 is equal to 0. यहां तक आ गए हम लोग, राइट? तो सोच के बता दो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करें, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के t की वैल्यूज फाइंड करें, क्या करें इसमें? कंडीशन क्या थी हमारी, याद करो, डायरेक्शन कोसाइन सेम होने चाहिए क्योंकि पैरेलल लाइंस है। तो सोच के देखो, लग रहा है कुछ आइडिया? अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो इसका मतलब L1 M1 N1 L2 M2 N2 सेम होंगे सर। और इसका मतलब ये जो L बाय N की वैल्यूज है, लाइन नंबर 1 के लिए L1 बाय N1
और लाइन नंबर 2 के लिए L2/N2, ये दोनों के लिए सेम होंगी या नहीं होंगी? सोच के बताओ। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया, सिंपली एंगल नहीं पूछा गया, पैरेलल की कंडीशन लगाई गई है। तो हमने क्या कहा कि भाई ये जो L/N चल रहा था, लाइन नंबर 1 के लिए इसका नाम L1/N1 होगा, लाइन नंबर 2 के लिए ये होगा, बट मुझे पता है दोनों बराबर है आपस में, और अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे ना T1 और T2 वो भी तो दोनों बराबर होंगे। तो बात बन गई सर क्या कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट्स आर इक्वल वाली सिचुएशन आ गई। इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती हमारे लिए। ये तो मुझे पता ही है, क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल कब होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। बन गई बात। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगा दूंगा, सी की वैल्यूज आ जाएंगी, और वही तो पूछा गया था, सी की वैल्यू पूछी गई थी मेरे से, तो कर दो सॉल्व। अब तो कुछ बचा नहीं है। सो b² - 4ac। सो c - 2 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, +4 और -4। c की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं, 6 और -2। कौन सी रखनी है? क्या पूछा गया था? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c पूछा गया था, तो आंसर आ गया c = 6। ये हमने रिजेक्ट कर दिया। यस, तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ये वाली चीज हम नहीं सोच पाते कि पहले मैंने इसको L/N में क्वाड्रेटिक बनाया, फिर d = 0 की कंडीशन लगाई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, ये सोचना कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक बात है, ओके डन फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let us see, let a line having the direction ratios this intersect the lines। एक लाइन है जो बाकी दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। बड़ा कॉमन पैटर्न है ये तो, 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। एक लाइन है बाकी दो को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट सी एंड बी, देन ए बी के बीच का डिस्टेंस पूछा गया। हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2। पहला काम हमेशा क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। तो ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई। एक तीसरी लाइन L मान लेते हैं जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है, कहां पे? ए पे और बी पे। और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मुझे गिवन है 1 - 4n2। हमें क्या करना है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब पूछा जो मर्जी जाए, डजंट मैटर। ए बी के बीच का डिस्टेंस पूछा हो सकता है, इस लाइन की इक्वेशन पूछी हो सकती है, ए बी का मिड पॉइंट पूछा हो सकता है, डजंट मैटर क्या पूछा गया है। बट जब भी मेरे पास ऐसी कंडीशन आएगी ना कि भाई एक लाइन बाकी दो को इंटरसेक्ट करके जा रही है, हमेशा मैं अपना क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करूंगा? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करे जाएंगे स्टार्टिंग में हमेशा। ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन ए है, तो बोल देंगे कि सर ए वाला पॉइंट क्योंकि L1 लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो मैं लैम्डा की टर्म्स में लिख दूंगा। बी वाला पॉइंट क्योंकि L2 के ऊपर लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो मैं म्यू की टर्म्स में लिख दूंगा। पहला काम हमेशा यही करना, और कुछ नहीं सोचना भी हमें। तो ये लैम्डा की टर्म्स में लिखेंगे, ये म्यू की टर्म्स में। आगे सोच के देखो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करने का टारगेट है अब मेरा। जैसे लैम्डा और म्यू आ गया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो सोच के बता दो लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आपके पास हमेशा होगी। कई बार इस लाइन का पॉइंट दे रखा होगा कहां से पास कर रही है, कई बार डायरेक्शन रेशियोज दे रखी होंगी। इस केस में डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है, तो बन जाएगी सर बात, एक डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास यहां से है, एक मैं यहां से फाइंड कर लूंगा। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज एक हम फाइंड कर लेंगे लैम्डा और म्यू की टर्म्स में, और एक मेरे पास दे ही रखे हैं। और क्योंकि लाइन तो सेम ही है, तो दोनों डायरेक्शन रेशियोज का क्या करेंगे आपस में? सेम नहीं करना, प्रोपोर्शनल करना है। याद रखा करो, बस ये काम करना है कि सर प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन लगा देंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। राइट, क्लियर है मेथड? तो कर दें, सोल्व कर दो फटाफट से। ए के कोऑर्डिनेट्स मान रहे हैं लैम्डा की टर्म्स में, सो 3 लैम्डा + 7 माइनस लैम्डा + 1 लैम्डा -2। बी के कोऑर्डिनेट्स म्यू की टर्म्स में ये बने। हमें क्या चाहिए? ए बी के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो या सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ आ गया। तो ये आगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी हमें दे रखे थे जो, वो कौन से थे? 1 - 4n2 थे। क्या करना होता है? दोनों को प्रोपोर्शनल करना होता है। प्रोपोर्शनल कर देंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब पता है हमें, आई कंपोनेंट्स की रेशियो, जे कंपोनेंट्स की रेशियो और के कंपोनेंट्स की रेशियो, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल करने हैं। ये लो, पता चल गया।
क्या कि सर यहां से ना लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाली दो इक्वेशन लेंगे, लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन है ये, यहां से लैम्डा म्यू में दूसरी इक्वेशन, दोनों को सोल्व करूंगा मैं, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और अगर लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, दैट मींस पॉइंट ए पता चल गया, पॉइंट बी पता चल गया, ए और बी पता चल गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। यस तो इसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है, मैं नहीं सोल्व कर रहा, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कंप्लीट करना इसको और आंसर वेरीफाई करना अपना। द आंसर वुड बी 84। ठीक बात है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अगेन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 2023 में भी आया था और हर साल ही आता है कि सर एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो फाइंड करना आता है वो तो हमें। यस पॉइंट मेरे पास है ऑलरेडी, लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे, क्या इंफॉर्मेशन है कि लाइन यहां से पास कर रही है और इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन रेशियोज का यूज करूंगा मैं, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल का यूज कर लेंगे, सेम ले लेंगे हम तो इनफैक्ट। बट प्रॉब्लम क्या लग रही है कि सर ये जो लाइन है ना ये इस वाले फॉर्मेट में है, तो इसको देख के कभी घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि प्लेन्स की इक्वेशन आ गई है मुझे सोल्व करना नहीं आता, बिना प्लेन्स का यूज करे भी मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर। पहले भी सीखा था हमने, 2023 वाले सेशन में भी क्वेश्चन आया था, उसमें भी डिस्कस करा था, एक बार फिर से देख लो। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की ट्राई करते हैं पहले। जैसे इसकी इक्वेशन आएगी, डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाएंगी, तो इस लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा फिर तो। राइट तो कर दो, कैसे फाइंड करेंगे? देखो किसी एक वेरिएबल को लैम्डा ले लिया करो, पुट z इज इक्वल टू लैम्डा, और फिर x और y की वैल्यू भी लैम्डा की टर्म्स में फाइंड करने की ट्राई करेंगे। ये तरीका होता है हमेशा। ये दो इक्वेशंस आ गई, दो वेरिएबल में सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यूज फाइंड करो। तो क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बना, सो y की वैल्यू ये आ गई है, इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहां पे, तो x की वैल्यू क्या आ रही है ये भी चेक कर लो। सो लैम्डा माइनस दिस, x कितना आ गया, माइनस लैम्डा प्लस 5/3। तो z को मैंने लैम्डा माना, x और y की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद तीनों में से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करूंगा x, y और z की टर्म्स में। यहां से तो लैम्डा है ही z की टर्म्स में, यहां से जो लैम्डा आएगा y की टर्म्स में क्या आएगा, 3y प्लस 5/4। यहां से जो लैम्डा आएगा x की टर्म्स में क्या आएगा, 3x माइनस 5/-1। सो तीनों से लैम्डा आ गया, इन तीनों को मैं इक्वेट कर दूंगा उठा के, यहां से मुझे सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी। ये तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका है ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने का। ये चीज आ गई है। अब चाहो तो फर्दर 3 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यस तो ऊपर और नीचे 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ आ गया। ये लाइन की इक्वेशन है। अब दोबारा क्वेश्चन रीड करके देखो सॉल्व हो जाएगा क्या, कि इस पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया, वो लाइन कैसी है, इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज का यूज कर लिया जाएगा ना। क्या डायरेक्शन रेशियोज है इसके, द डायरेक्शन रेशियोज आर -1/3, 4/3 एंड 1। ये डायरेक्शन रेशियोज है। चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, क्या आ गया, -1, 4 और 3, ये आ गए। बस अब बात बन गई है। राइट तो अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, पॉइंट कौन सा है मेरे पास, दिस पॉइंट इज देयर, लाइन कौन सी है, ये लाइन है, पॉइंट है 1, 2 एंड 4, और डायरेक्शन रेशियोज है -1, 4 एंड 3। हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM फाइंड करने। पता है हमें क्या तरीका होता है कि सर चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए चाहे इमेज पूछी जाए, हमेशा पहला काम क्या करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए दो कंडीशन लगती है हमेशा। पहली कंडीशन कि भाई ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, दूसरी कंडीशन दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। दोनों कंडीशन को लगा देंगे 1 बाय 1। तो क्योंकि पॉइंट M इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको मान लेते हो मैं, कुछ इक्वल टू म्यू मान लेते हैं। सो M के कोऑर्डिनेट्स म्यू की टर्म्स में आ जाएंगे। इसके बाद का प्रोसेस हम सबको आना चाहिए,
अगर ये नहीं आता तो 3D ज्योमेट्री का फिर क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे कभी भी, इतनी बेसिक चीज अगर मुझे नहीं पता तो। यस ठीक है, एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या करें, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं इसकी हेल्प से। पीएम के डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या आएंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, ये आ गए। और करना क्या है, इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर करना है, तो A1 A2 B1 B2 वाली कंडीशन लग जाएगी। सो पीएम के डायरेक्शन रेशियोज ये, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज -1 4 एंड 3। सो लेट अस अप्लाई द कंडीशन। यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कर दो जल्दी से कैलकुलेशन। सो म्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बना 26 म्यू और 13। हाँ थोड़ी तो अच्छी वैल्यू आई गई है कम से कम। सो म्यू की वैल्यू इज -1/2। यस, सो पुट करेंगे यहां पे, m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर कमिंग आउट टू बी 1 + 1/2 इज 3/2, -2 + 2 इज 0, 4 - 3/2 5/2। ये आ गया m के कोऑर्डिनेट्स। पूछा क्या गया था, डिस्टेंस पूछा गया था, p और m के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, चेक करो क्या आ गया। सो √of 3/2 - 1 1/4, -2 का स्क्वायर 4 एंड 5 - 5/2 5/2 5/2 का स्क्वायर इज दिस, ये बनेगा। चेक करो मैच कर रहे हैं क्या। सो √of 42/2 ऐसा कुछ आ रहा है। √42 को हाँ फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं सर, 2 × 21 होते हैं ना, सो एक 2 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज आ गई, √21/√2 आ गया। अब मैच कर रहे हैं शायद ये, यस ऑप्शन 1 वुड बी करेक्ट। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। बस ये चीज अगर नहीं पता थी, ये एक बार देख लेना कि अगर इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो लाइन की, उसको सिमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। डन, ओके टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, फिर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात हो रही है, इस पॉइंट से ड्रॉ करा गया और ए पॉजिटिव दे रखे, ध्यान रखेंगे इस कंडीशन का। ऑन द लाइन दिस, लाइन की इक्वेशन भी गिवन है जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है। तो ठीक बात है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हेल्प से ये जो अननोन है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है आगे देखते हैं। एंड Q इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P, इमेज भी फाइंड करनी आती है, इमेज का कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा इसमें। देन वी हैव टू फाइंड दिस, ये तो फिर बाद में आ ही जाएगा जब सब कुछ आ गया तो। यस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, करना आता है हमें। दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला और इमेज वाला, सोल्व कर देते हैं जल्दी से। डायग्राम बना लो एक रफ सी। P पॉइंट इज देयर, इस पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा हमने, लाइन की इक्वेशन हमारे पास है ये वाली। यस तो मुझे पता है पहला काम क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के ट्राई करेंगे। इसकी हेल्प से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा और इमेज भी आ जाएगी, और इमेज यहां पे कहीं पे होगी। लेट अस से दिस इज द इमेज, α1 α2 एंड α3, और डिस्टेंस कितना दे रखे हैं, 2√6 दे रखे हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। कहां से स्टार्ट करेंगे, m के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं सर पहले तो इसको अगर मैं इक्वल टू लैम्डा करूंगा, m के कोऑर्डिनेट्स आर कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक बात है। और अगर m के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो देखो दो कंडीशंस लगानी पड़ेंगी मुझे, क्यों, क्योंकि दो अननोन्स हैं, एक लैम्डा एक a, तो दो कंडीशन चाहिए मुझे। और दो कंडीशन कहां से आएंगी, एक तो परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन लग जाएगी, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, और दूसरी डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। ये दो कंडीशन लगानी है, हो जाना चाहिए बस। यस कर दो। तो अगर परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन लगानी है, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, वो फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस 3λ - 1 एंड -λ - 1, ये आ चुके। अब लगा दो 1 by 1 दोनों कंडीशन लगा दो। फर्स्ट कंडीशन a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0। यस सो 2 3 एंड -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 × दिस, ये आया, देन 3 × दिस 9λ - 3, देन -1 × दिस इज λ + 1। लैम्डा और a में एक इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई करो। सो 14λ - 2a एंड -4 = 0, 2 से डिवाइड भी हो जाएगा सारी इक्वेशन को, ऐसा कुछ आ गया।
फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन सोल्व करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो पीएम स्क्वायर कितना दे रखा है, 2√6 का स्क्वायर 24। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे फिर से इन्हीं कंपोनेंट्स का यूज हो जाएगा ना। सो 2 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। बता दो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर पाएंगे क्या? हो जाएगा सर, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये। तो करना क्या पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को उठा के यहां पे पुट कर देते हैं। तो अगर यहां पे इक्वल टू 0 था, सो यहां से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड कर लूं, लेट अस से 7 लैम्डा माइनस 2, इसको यहां पे पुट कर देते हैं ना, हो जाना चाहिए सोल्व। करो ध्यान से। सो 2 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2, ऐसा कुछ आ गया, प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर। पूरी लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। लेट अस कंप्लीट। 25 लैम्डा स्क्वायर 9, 34, 35 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा वाली टर्म्स भी चेक करो, माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 हो गया, प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा हो गया शायद ये। नहीं सॉरी, मैंने गलत करा है। माइनस 10 लैम्डा एंड माइनस 6 लैम्डा, माइनस 16 लैम्डा, माइनस 4 लैम्डा बनेगा। सो दिस विल बी माइनस 14 लैम्डा एंड कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 माइनस 21, ऐसा कुछ आ गया। हाँ जी, बढ़िया इक्वेशन आ रही है सर। देख के पता चल रहा है, हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर जाएगा एक। तो दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी, कैसे फिगर आउट करें, फाइंड करने की नहीं जरूरत है। प्रोडक्ट ऑफ रूट से देख लिया करो कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है ना, माइनस 21/35 है। और एक रूट तो अगर 1 ही है, दैट मीन्स दूसरी वैल्यू लैम्डा की कितनी आ गई, यही आ गई माइनस 21/35। 7 से डिवाइड करेंगे माइनस 3/5 आ गई। सो दीज आर द 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। कोई कंडीशन है क्या लैम्डा पे कि कौन सी वैल्यू रखनी है, 1 वाली रखनी है या दूसरे वाली? तो नहीं, लैम्डा पे तो कोई कंडीशन नहीं है, बट हाँ ए पे कंडीशन है। तो सही बात है सर, इन दोनों के कोरस्पोंडिंग ना ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, देख लेंगे कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो चेक करो, जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखा, ए की वैल्यू कितनी आई, 7 माइनस 2 5 आ गई। और जब हमने लैम्डा को रखा माइनस 3/5, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है उस केस में, तो नहीं चाहिए हमें, ये तो रिजेक्ट हो गया। तो ये मेरे पास आ चुके हैं, लैम्डा भी आ गया, ए भी आ गया, राइट। तो पूछा क्या गया था, ए की वैल्यू पूछी गई थी और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना भी बाकी है। क्या लग रहा है, आ जाएंगे, आ जाने चाहिए सर। क्या करते हैं, एम के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं मेरे पास, पुट करो। लैम्डा की वैल्यू 1 आई थी, सो एम के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 1, 6, 0। सो टेल मी हाउ टू फाइंड द इमेज नाउ। क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना सर। सो क्यू एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। यस, क्या बना चेक करो। ए की वैल्यू भी पुट कर दो 5, 4, 2, राइट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ना, वैसे तो मुझे पता ही है, x1 प्लस x2/2 करके लगा देते हैं। नहीं तो एक दूसरा तरीका, फैंसी तरीका क्या होता है लगाने का, कि सर p प्लस q/2 इज इक्वल टू m, ऐसे लगा सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, q चाहिए, तो q क्या आएगा, 2m माइनस p आएगा। जैसे आपको सोचना अच्छा लगे वैसे कर लो, मैं तो यहां से करूंगा। सो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2 टाइम्स m माइनस p, तो 2 टाइम्स 5 10। मुझे क्या चाहिए था, q चाहिए था ना, ठीक है, सॉरी 2m माइनस p। सो 2 into 1 is 2, 2 minus 5 is -3। अगेन दिस विल बी 2 into m, 12, 12 minus 4 is 8, and again 2 into 0 -2। so these are the coordinates of q। यस, यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 प्लस तीनों का सम -3, 8 एंड -2। तो प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कंसेप्ट तो बड़े बेसिक यूज हो रखे थे, आते ही थे हमें। सो द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 8। ओके डन, ठीक बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। बढ़िया है सर, फॉर्मूला पता ही है इसका तो मुझे। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दोनों लाइंस की इक्वेशन है, डिस्टेंस दे रखा है हमें, अननोन की वैल्यू पूछी गई होगी, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, सही बात है बिल्कुल। यस, तो जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। देखो मैं पूरी कैलकुलेशन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चंस में है ही सिर्फ कैलकुलेशन, और कुछ है ही नहीं है। फॉर्मूला तो मुझे पता ही है। यस, तो साथ में हमारी कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जहां पे कहीं पे लगेगा हम स्टक हो सकते हैं वो भी पता चल जाएगा हमें।
तो चेक करो, अगर ये दो लाइंस है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और मॉडुलस लगा दिया करो। और ऐसी सिचुएशन में तो ना मॉडुलस लगाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब मुझे अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अगर तुमने मॉडुलस नहीं लगाया तो तुम्हारी कम नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी जो एक्चुअल में आनी चाहिए। तो प्लीज रिमेंबर दिस मॉडुलस साइन, ये मत मिस करना, माइंड इट। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है मुझे। बस अब कर देते हैं, a1 a2 b1 b2 आइडेंटिफाई करना है मुझे, यहां से हो जाएगा, दिख ही रहा है मुझे। सो दिस इज माई a1 वेक्टर। मैंने इस वाले फॉर्मेट में लिख लेता हूं, चलो, कि भाई a1 वाला वेक्टर क्या है हमारा, -1 0 एंड 3। वहां से a2 वेक्टर 0 -1 एंड 2, b1 वेक्टर ये वाला b1 वेक्टर है, लाइन 1 का डायरेक्शन वेक्टर। सो 1 -a एंड 0 एंड b2 वेक्टर कौन सा हो गया, वहां से 1 -1 एंड 1। चारों वेक्टर्स पता चल गए, a2 माइनस a1 फाइंड कर लो, b1 क्रॉस b2 फाइंड कर लो, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। दिस इज a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2, चेक करो, i j k दिस दिस एंड दिस। सो i कॉम्पोनेंट कितना आ गया, -a, j कॉम्पोनेंट 1, k कॉम्पोनेंट इज -1, j कॉम्पोनेंट -1 होना चाहिए था, और k कॉम्पोनेंट इज -1 प्लस a। दिस इज b1 क्रॉस b2। फॉर्मूला में वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें गिवन है √2/√3। मैग्नीट्यूड ऑफ इन दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या बनेगा, -a + 1 और ऊपर 1 - a, ऐसा कुछ बन गया। और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, सो √1 + a² प्लस a - 1 का स्क्वायर। a में इक्वेशन आ गई मेरे पास, सॉल्व हो जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर देंगे सर, हो जाएगा। तो चेक करो, सो 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर दी, स्क्वायरिंग भी कर दी, ऐसा कुछ आ गया। और दूसरी तरफ 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है, 2 - 2a, ये चीज आ गई है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है a में। मैंने थोड़ी सी गलती करी है शायद, यहां पे 2 - 2a था, 2 को जब बाहर लेके आएंगे उसका स्क्वायर भी तो होगा, तो ये 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, राइट। कर दो कंप्लीट अब इसको। सो 2a² 4a² हो गया, -4a + 4, राइट हैंड साइड पे दिस इज 12 टाइम्स 1 + a² - 2a। सो 4 से डिवाइड कर देंगे सारी इक्वेशन को, ये चीज बनी। सो वी आर गेटिंग 2a² - 5a + 2 = 0। हाँ जी, अच्छी इक्वेशन आ गई है, यस। और आइडिया लग रहा है, फैक्टर्स बन जाएंगे और एक वैल्यू तो 2 ही आ जाएगी, पता चल रहा है मुझे तो हीट एंड ट्रायल से। एक वैल्यू अगर 2 आ गई तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, 1 के बराबर है, दूसरी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ a जो हमें मिल रही है सोल्व करके। और क्या कंडीशन थी a पे, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a पूछा गया था, सो a = 2 रख लेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। डन, जीरो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, बस मॉडुलस लगाना है, ये अगर मुझे पता है उसके बाद का काम आसान है। इनफैक्ट अगर इसमें तो मैं मॉडुलस ना भी लगाता ना, तो भी मुझे स्क्वायरिंग तो करनी पड़ता, तो भी आंसर मेरा सही आ जाता बाई चांस। बट याद रखना, काफी क्वेश्चन में ये गलती हो सकती है अगर तुम मॉडुलस नहीं लगाओगे तो, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, लेट L1 इज द लाइन इन द XY प्लेन। अब ऐसी चीजों को देख के थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो जाता है ना, बट कोई बात नहीं, पता ये सर हमें XY प्लेन का मतलब क्या होता है कि Z की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, विद X एंड Y इंटरसेप्ट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। लाइन के X इंटरसेप्ट गिवन है, Y इंटरसेप्ट गिवन है। चलो आगे देखते हैं एक बार। L2 इज द लाइन इन XZ प्लेन, Y की वैल्यू 0 होगी इसमें, विद X एंड Z इंटरसेप्ट, X और Z इंटरसेप्ट है। इफ D इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस देन D की पावर -2। अल्टीमेटली मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया, हो तो जाना चाहिए, बस चाहिए क्या कि सर दोनों लाइंस की ना मुझे इक्वेशंस मिल जाएं, a1 a2 b1 b2 वाले वेक्टर्स मिल जाएं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आ ही जाएगा। तो देख के बताओ बस, x और y इंटरसेप्ट्स इनका कैसे यूज करा जाए, थोड़ा ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चेक करो L1 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है,
एक्स इंटरसेप्ट 1/8 है, क्या मतलब है इस चीज का, सोच के बताओ। और जब भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो स्ट्रेट लाइन को याद कर लिया करो। स्ट्रेट लाइन में जब हम बोलते थे कि भाई एक्स इंटरसेप्ट 2 है किसी लाइन का, उसका क्या मतलब होता था कि वो 2,0 से पास करके जा रही है। हमेशा ऐसे याद रखा करो इसको कि अगर x इंटरसेप्ट 2 है मतलब वो 2,0 से पास कर रही होगी। अगर y इंटरसेप्ट 4 है 0,4 से पास कर रही होगी। तो सेम लॉजिक मैं यहां पे लगाऊंगा कि भाई अगर x इंटरसेप्ट 1/8 है तो मतलब वो x एक्सिस को 1/8 यूनिट पे कट कर रही है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1/8, 0, 0। y भी 0 हो गया, वहां पे z भी 0 हो गया क्योंकि x एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट है। तो लाइन 1 इस पॉइंट से पास कर रही है, पता चल गया। एंड सिमिलरली अगर y इंटरसेप्ट दे रखा है तो मतलब वहां पे x 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा। आइडिया लग गया सर कि L1 वाली लाइन तो ना इन 2 पॉइंट से पास करके जा रही है। और अगर 2 पॉइंट्स पता चल गए तो अगर मैं चाहूं तो लाइन L1 की इक्वेशन लिख सकता हूं मेरे हाथ में, तो बस बन गया काम। तो घबराना नहीं है इंटरसेप्ट को देख के, इंटरसेप्ट का मतलब पॉइंट से ही दे रखे होते हैं हमें इनडायरेक्टली तो, राइट। और सेम काम L2 के लिए भी कर लेंगे, हो जाना चाहिए। L2 में चेक करो, x इंटरसेप्ट कितना -1/8, तो इस पॉइंट से पास कर रही होगी। और z इंटरसेप्ट, सो x और y 0 कर दिया, ये z हो गया। इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी। तो कर लिख लें क्या इक्वेशंस। हालांकि वैसे तो मुझे इक्वेशन की जरूरत है भी नहीं है, मुझे तो क्या चाहिए होता है, वेक्टर्स ही तो चाहिए होते हैं। तो मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा, मैं बस ये वेक्टर्स देख लेता हूं, ये मुझे पता चल रहे हैं क्या। ये अगर पता चल गया फिर हमारा काम हो गया। यस, तो चेक करो, इक्वेशन अगर ना लिखें तो A1 वाला वेक्टर, हाँ जी सर A1 तो क्या होता है, पॉइंट ही तो होता है। तो कोई भी पॉइंट उठा लूंगा मैं, ये वाला उठा लिया मैंने 1/8, 0,0। और B1 वेक्टर क्या होता है, उसके डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज कैसे आते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। सो -1/8, 1/4√2, 0 बन गई बात। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए भी यही करेंगे, सेकंड लाइन के लिए भी A2 वाला वेक्टर, ये पॉइंट उठा लिया मैंने, और B2 वाला वेक्टर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। कर दो, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है तो A2 - A1 फाइंड कर लो, B1 क्रॉस B2 फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फॉर्म में पूछ लिया गया, इंटरसेप्ट के फॉर्म में पूछ लिया उसने। कर दो, A2 - A1 कितना, -2/8 आ गया। B1 क्रॉस B2 भी चेक करो। सो B1 क्रॉस B2 के लिए थोड़ा ध्यान से करना, -1/8, 1/4√2 एंड 0। अच्छा, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, B1 तो हमारा डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर है ना। तो एक काम करते हैं ना सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। सो B1 को मैं क्या लिखता हूं, किससे मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शंस में क्यों ही घुसना, कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस हो जाएंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 16√2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक बात है। तो ये -2√2 आ गया, ये 4 आ गया। चेक कर लो एक बार, सही बात है क्या। नहीं तो 8√2 से भी तो मल्टीप्लाई करा जा सकता था, 8√2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सॉरी। सो -√2, ये 2 बन गया। हाँ, ये बड़ा आसान हो गया, -√2, 2,0। सिमिलरली ये काम यहां पे कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें, 48√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 6√3 से। तो यहाँ पे 6√3 आ गया, यहाँ पे -8 आ गया, बन गई बात। अब करो मल्टीप्लीकेशन। सो B1 वेक्टर के कंपोनेंट्स आर दिस और B2 वेक्टर के कंपोनेंट्स आर दिस। यस, चेक करो, I कंपोनेंट कितना, -16, J कंपोनेंट 8√2, सो -8√2 हो गया। एंड K कंपोनेंट कितना, 0, -12, -12√3, ऐसा कुछ आ गया। B1 क्रॉस B2, इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या, क्योंकि ये भी मुझे अल्टीमेटली तो डायरेक्शन ही बताता है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, -4 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर देते हैं लेटर से, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, इतना काफी है मेरे लिए। कर दो, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, कितना बनेगा ये, A2 - A1, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, -1 ही आ गया सर। ये तो इतनी मेहनत करी हमने, घूम फिर के -1 आया। नीचे इसका मैग्नीट्यूड कितना, 16 + 8 प्लस में 27, ऐसा कुछ बन रहा है। सो दिस इज 1/51, √51। ये D की वैल्यू आ गई है, राइट।
पूछा क्या गया था, d की पावर -2 1 बाई डी का स्क्वायर, तो 1 बाई डी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 51 आ गई। सो आंसर कितना आ गया, 51 आ गया। ठीक बात है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ऐसा कंसेप्ट है, तुम मान के चलो कि 3D में से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो फॉर्मूला याद रखो, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जा सकता, ये तो मुझे आना ही आना चाहिए। ओके डन। ठीक है, वन फाइनल क्वेश्चन, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं लास्ट में। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मल्टीपल कंसेप्ट को मिक्स करके बनाया गया। स्टेटमेंट रीड करो, पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, मजा आएगा आपको करने में। यस, पढ़ के देखते हैं। लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है। लेट R एंड S आर द 2 पॉइंट्स सच दैट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन PR एंड QS, दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज भी दे रखे हैं। लेट द लाइंस PR एंड QS इंटरसेक्ट एट T, दो लाइंस के इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो ठीक है सर, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस तो फाइंड करना आता ही है मुझे। इफ द वेक्टर TA इज परपेंडिकुलर टू बोथ PR एंड QS, एक और पैटर्न नजर आ गया कि एक वेक्टर ऐसा है जो बाकी दो को परपेंडिकुलर है। तो मुझे पता है अगर A वेक्टर B और C दोनों के परपेंडिकुलर हो, कौन सा कंसेप्ट होता है कि A अगर B के भी परपेंडिकुलर है, C के भी परपेंडिकुलर है, मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, B क्रॉस C की डायरेक्शन में होगा। हमेशा ये वाला कंसेप्ट यूज होता है ऐसी सिचुएशन में। तो ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर TA भी दे रखी है, देन मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पता ही नहीं क्या कुछ पूछ लिया गया एक ही क्वेश्चन के अंदर। नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बनेगा, आराम से करना पड़ेगा और मल्टीपल पार्ट्स लग रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना पड़ रहा है, ये वाला वेक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा नो डाउट। तो करें, स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, P और Q वाले पॉइंट्स गिवन है और PR और QS वाली लाइंस की बात हो रही है। तो इसको अगर मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहूं, लेट अस से ये एक लाइन होगी PR, ये P मान लिया, ये R मान लिया, और ये दूसरी लाइन है QS। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3 -1 एंड 2, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2 1 एंड -2। यस, डायरेक्शन रेशियोज भी देख लो, PR की डायरेक्शन रेशियोज 4 -1 एंड 2, QS की डायरेक्शन रेशियोज -2 1 एंड -2। और क्या बोला गया था कि ये दोनों लाइंस ना T पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज T। सो T पॉइंट बता दो, फाइंड कर लोगे? कर लेंगे सर। PR की इक्वेशन लिख लूंगा मैं, पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है। QS की इक्वेशन भी लिख लूंगा, दोनों इक्वेशन आगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। तो यहां तक तो मुझे क्लैरिटी है, T पॉइंट तो मैं फाइंड कर लूंगा। आगे चल के देखते हैं अभी। इफ द वेक्टर TA इज परपेंडिकुलर टू बोथ PR एंड QS, अच्छा TA एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो PR और QS दोनों के परपेंडिकुलर हो। मतलब क्या कि सर ये जो प्लेन है ना, जहां पे PR और QS लाई कर रहे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। या तो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा या ऐसे इनटू द प्लेन परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी एक रफ सा आप बना देते हैं। मान लो ये बना दिया हमने, दिस इज वेक्टर TA। यस, ये TA वाला वेक्टर है, आउट ऑफ द प्लेन है ये। तो ये PR और QS दोनों के परपेंडिकुलर हो गए। इसकी लेंथ भी दे रखी है, लेंथ इज √5। पूछा गया क्या, मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर पूछा गया, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो ये चाहिए मुझे अल्टीमेटली, मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए, दैट इज द फाइनल टारगेट जो हमारा है। ठीक है, तो करते हैं सर, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लग रही। क्या करें, PR की इक्वेशन लिखते हैं, पॉइंट ये वाला, और डायरेक्शन रेशियोज 4 -1 एंड 2। QS की इक्वेशन लिखते हैं, पॉइंट -2 1 -2, और डायरेक्शन रेशियोज -2 1 एंड -2। सेम ही है क्या, ये मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा है, सो सॉरी। Q वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो ये वाले थे 1 2 एंड -4। मैंने सोचा सब कुछ कैसे सेम आ गया। सो दिस इज 1 2 एंड -4, सो सॉरी। तो इक्वेशन अपनी सही कर लो। देखो इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है कि भाई इतना ज्यादा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना टाइम लगने वाला है और मैं स्टेटमेंट ही गलत नोट कर रहा हूं। तो इसीलिए एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट किया करो, पता नहीं चलता कहां पे गलती हो जाए, बड़ा टाइम वेस्ट होगा, बड़ा ज्यादा धक्का लगेगा। क्या हो गई? तो ठीक है, दो लाइंस आ गई हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व करा जाता है, इसको इक्वल टू लैम्डा मान लिया, इसको इक्वल टू म्यू मान लिया, राइट।
तो अगर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी है तो यहां से फर्स्ट वाली लाइन से टी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, लैम्डा की टर्म्स में आएंगे, 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा प्लस 2। और सेकेंड वाले से टी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे, -4 -2 में। और क्या करना होता है, दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। यस, आई कॉम्पोनेंट्स, जे कॉम्पोनेंट्स एंड के कॉम्पोनेंट्स कर दो इक्वेट। लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशंस आ जाएंगी, सॉल्व हो जाना चाहिए। सो 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू दिस, पहली इक्वेशन, माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस म्यू, एंड देन 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू -4 -2 म्यू। कर दो सॉल्व जल्दी से, कोई भी दो इक्वेशन लेके सॉल्व कर देना। 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये एक इक्वेशन आ गई है। यस, एक मैं यहां से उठा लेता हूं, ये क्या है, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -3। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं पूरी की पूरी। ये म्यू की वैल्यू फाइंड करके यहां पे पुट कर रहे हैं। सो व्हाट आर वी गेटिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई है, यहां पे रखेंगे तो म्यू की वैल्यू -5 आ गई। हालांकि मुझे दोनों चीजें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक से काम बन जाएगा। लैम्डा आ गया, टी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, अगर म्यू आ गया तो भी टी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यस, बस एक बार जल्दी से वेरीफाई कर लिया करो कि भाई दोनों के लिए सब कुछ सेम आ रहा है क्या। लैम्डा को 2 रखेंगे, 11 आ गया, और म्यू को -5 रखेंगे, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 2 का यूज कर रहा हूं मैं, तो टी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ध्यान देना। 8 + 3 11, -2 -1 -3, देन 2 लैम्डा प्लस 2 6। टी पॉइंट आ चुके हैं मेरे पास। एक पार्ट तो क्वेश्चन का सोल्व कर लिया हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया था कि भाई टीए वाला जो वेक्टर है वो पी आर और क्यू एस दोनों के परपेंडिकुलर है। तो पता है क्या करना होता है कि टीए वाला वेक्टर कैसा हो जाएगा, टी ए विल बी, कैसा लिखें इसको, के टाइम्स लिख लें क्या, के टाइम्स पी आर क्रॉस क्यू एस। सही बात है, ये सेंस बन रहा है इस बात का। यस, तो कोई भी वेक्टर अगर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, साथ में के लगाएंगे। कई बार हम ये के मिस कर देते हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं, गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है, क्योंकि भाई ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये तो तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नीट्यूड का भी तो ध्यान रखना है ना, तो मैग्नीट्यूड इससे एडजस्ट होगा तुम्हारा के से। तो क्या करें, मैग्नीट्यूड तो मुझे दे ही रखे, √5 है, ठीक है। और पी आर क्रॉस क्यू एस में फाइंड कर लेता हूं, ये तो फाइंड करना आता है, ये लेट अस फाइंड पी आर क्रॉस क्यू एस। सो दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज ले लो बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। पी आर के डायरेक्शन रेशियोज ये वाले थे, 4 -1 and 2, और क्यू एस के डायरेक्शन रेशियोज -2 1 and -2। चेक करो, आई कॉम्पोनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। जे कॉम्पोनेंट -8 + 4, सो 4 आ गया। एंड के कॉम्पोनेंट इज 4 + -2 दैट इज 2। ये आ गए 0,4,2, यहां पे पुट करेंगे तो टीए वेक्टर क्या आ चुका है मेरे पास, 0 4 k 2 k, ये आ गया टीए वाला वेक्टर। और के की वैल्यू तो मैं फाइंड कर ही लूंगा क्योंकि मेरे पास मैग्नीट्यूड है। तो भाई टीए का मैग्नीट्यूड √5 है, पुट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी। यस, सो दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, सो 16k² + 4k² इज इक्वल टू 5, k² इज इक्वल टू 1/4 आ गया, के की दो वैल्यूज आ गई, प्लस और माइनस 1/2। ठीक बात है, तो ठीक है, कोई भी एक केस लेके चल लेते हैं अभी के लिए लेटेस्ट से। अगर मैं के पुट कर दूं तो टीए वेक्टर आ चुका है। अब सोच के देखो, अगर टीए वेक्टर आ गया, क्या पूछा गया था मेरे से, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा क्या, हाँ जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टीए वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टी ही तो होता है, और टी का पोजीशन वेक्टर पता है मुझे, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बन गई बात। कैलकुलेशन बची है थोड़ी सी, करो। k इज इक्वल टू -1/2 अगर है तो टीए वाला वेक्टर क्या आ गया, दोनों वैल्यूज में एक साथ पुट कर देता हूं, तो माइनस प्लस माइनस बाहर रख लेते हैं, 0,2,1, ये आगे टीए वेक्टर। यस, तो इसको करते हैं यहां पे, कंप्लीट करते हैं, बस क्वेश्चन हो ही गया, 1-2 स्टेप्स बचे हम तो यहां पे आ जाओ। टीए वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टी।
सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस टी का पोजीशन वेक्टर इज दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0, 2, 1। तो बन गई बात सर। ए वेक्टर की दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। एक बार अगर मैं प्लस का साइन लूंगा, देखो क्या आ रहा है। सो 11 देन 2 माइनस 3 माइनस 1 देन 1 प्लस 6 दैट इज 7। एक ये पॉसिबल वेक्टर आ गया अगर प्लस का साइन ले रहे हैं। अगर माइनस का साइन लेंगे तो चेक करो वेक्टर ए क्या आ रहा है। सो -0 प्लस 11 -2 -3 -1 प्लस 6, ये आ गया। दो पॉसिबल आंसर्स आ गए वेक्टर ए के लिए। और मेरे से क्या पूछा गया था, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया था शायद, चेक कर लो एक बार। देन द मॉडुलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर, इसका मॉडुलस पूछा गया। दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। इसका मॉडुलस ये कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 121 प्लस 1 प्लस 49 कितना बना, 171 बन गया शायद। यहां से चेक करो क्या आ रहा है 121। अच्छा ये भी सेम ही आ रहा है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो मुझे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन सा रखें कौन सा छोड़ें। अंडर रूट 171, हाँ जी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो था ना मजेदार क्वेश्चन। इसको एक बार दोबारा से जरूर देखना, काफी कंसेप्ट्स इसमें कवर हो गए हैं। यस बट यस, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी भी राउंड 1 में नहीं करेंगे। राउंड 1 में सिर्फ वही वाले क्वेश्चन करने हैं जो कम टाइम में सोल्व हो सकते हैं और जो मुझे पता है कि भाई हाँ ये तो मैं पक्का सोल्व कर ही दूंगा। ऐसे क्वेश्चन में एक तो ये नहीं पता कि भाई कहां पे जाके स्टक हो जाए, इतने मल्टीपल पार्ट्स हैं। दूसरा इतना ज्यादा टाइम लगेगा। तीसरा गलती होने के चांसेस भी उतनी ज्यादा है। ठीक बात है, ओके तो ठीक है, दिस इज इट। 2022 भी हमारा कवर हो गया है। कोई भी ऐसी सिंगल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बचा जो हमने नहीं कवर करा होगा। 22, 23, 24 में मिला के तीनों सेशन अगर आपने देख लिए, हमारी तैयारी कंप्लीट है 3D ज्योमेट्री की। राइट, ठीक है, ओके डन। इसके अलावा अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स ऑफ एनी चैप्टर, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप। यहां से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। राइट, ओके फाइन। सो दिस इज इट फॉर नाउ। थैंक यू, बाय बाय।